आगे का प्लान यही है माउंट एवरेस्ट। आज की जो जनरेशन है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत टारगेट था कि मैं 17 वर्ष की आयु में पूरा भारत देख के आऊँगा। नहीं मानी मेरी बात, मैं कहा करना है तो करना है। मेरे बार अटैक हो गया, पहली बार अटैक हुआ। आप पर कॉन्फिडेंस है। हेलो एंड वेरी वेलकम टू ग्रोथर्स टॉक्स। आज हमारा थर्ड एपिसोड है। हमारे साथ है शिवा, जिन्होंने 28,000 किलोमीटर अपने साइकिल से ट्रैवल किया 28 स्टेट्स में। तो आज हम इनके साथ पॉडकास्ट करेंगे, इनकी लाइफ की जर्नी को जानेंगे कि कैसे इनके पास आइडिया आया कि ये ट्रैवल करना स्टार्ट करें, क्या जर्नी रही इनकी और क्या क्या चैलेंजेस इन्होंने फेस किए। सो शिवा, तो पहले अपने बारे में कुछ बताइए। शिवा, माई सेल्फ शिवम पटेल। लोग मुझे फ्लाइंग शिवा के नाम से सोशल मीडिया पे या एथलीट में जानते हैं और मैं महाराजगंज का रहने वाला हूँ। मैं अपनी सारी जर्नी तो गोरखपुर से किया हूँ, बट मेरा प्रॉपर जो लिविंग प्लेस है वो महाराजगंज है, मेरा बर्थ प्लेस है। और अभी मैं 18 ईयर्स ओल्ड हूँ और 17 ईयर्स ओल्ड में मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड अचीव कर लिया है, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड भी अचीव कर लिया है और आगे भी बहुत सारी चीज़ें करने की तैयारी है। यार इतनी छोटी सी एज में तुमने इतना ट्रैवल किया, और जैसे हमने जाना कि आपने 28,000 किलोमीटर ट्रैवल किया साइकिल से, तो ये आइडिया कहाँ से आया कि आप पूरा इंडिया ट्रैवल करोगे, 28 स्टेट्स को ट्रैवल करोगे, वो भी साइकिल से, और एक साल का आई थिंक गैस आपने एक साल। तो ये आइडिया कहाँ से आया आपको कि आप इतना ट्रैवल करोगे? बेसिकली अगर देखा जाए तो बचपन से जो रहा है टोटल का, तो मैं मतलब मेडिकली फिट नहीं रहा हूँ। मेडिकली फिट ना होने की वजह से स्कूलिंग जो है मेरी बहुत ड्रॉप हुई है और साइकिलिंग का बचपन से हॉबी था। तो मेरे पास में नेपाल पड़ता है, मेरे घर से 30 किलोमीटर अराउंड नेपाल बॉर्डर है। तो वहाँ से हम साइकिलिंग करने चले थे नेपाल और 4 MTB मैंने किए हैं। वैसे MTB तो बहुत सारे किए हैं, लेकिन प्रोफेशनल MTB जो होता है बड़े लेवल पे, वैसे 4 MTB मैंने किए हैं। तो जब मैं 8th क्लास में था तब मैंने एनालिसिस किया कि मैं अब तक पाया क्या, क्योंकि 8th क्लास के बाद होता है एक स्टैंडर्ड में पहुंचने का, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। तो स्टैंडर्ड जाने से पहले मैं अपने आप को एनालिसिस किया तो मुझे ऐसा फील हुआ यार मैंने खोया बहुत कुछ है स्टडी में, क्योंकि मैं 5th क्लास में 2 बार पढ़ा हूँ, ठीक है, और 5th क्लास तक टॉपर रहा हूँ, ठीक है, टॉपर। और उसके बाद जैसे ऊपर पहुँचा तो मैं ड्रॉप होता गया। क्यों? क्योंकि मेडिकल कभी लीव हो रहा है, एक वीक का, 2 महीने 3 महीने लीव हो जा रहा है। PGI में भर्ती हूँ, कभी गोरखपुर में भर्ती हूँ, कभी महाराज में भर्ती हूँ। ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं जो बड़ा लेवल का हो, वहाँ मैं नहीं गया हूँ। तो ऐसा सब जगह मेडिकल इशू की वजह से जाना पड़ता था। तो फिर मैंने देखा कि मैं साइकिलिंग कर लेता हूँ और मेरा ये परफेक्ट है। तो मैंने उस चीज़ को मैंने सोचा कि मैं इसको आगे बढ़ाऊँ। कोरोना आ गया और कोविड काल में तो आपको पता ही है बहुत सारी चीज़ें ब्रेक हो गई, सब कुछ रुक गई। उसके बाद में मैंने प्रैक्टिस जारी रखा साइकिलिंग का। टाइम मुझे भरपूर मिल गया प्रैक्टिस करने का। तो मेरे घर से 1 किलोमीटर जंगल है, पूरा जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है। आपके घर के पास 1-1.5 किलोमीटर पड़ता है। तो जंगल में फुल प्रैक्टिस ऑफ रोडिंग साइकिलिंग का किया। बहुत एकदम समझ लीजिए कि अपने आप को निचोड़ दिया साइकिलिंग में, क्योंकि 2 साल फुल टाइम मिल गया और हमें ऑनलाइन स्टडी का उतना कुछ नॉलेज था नहीं। तो ये गलती भी है और अभी के टाइम पे अचीवमेंट देखा जाए तो सही भी है। मैंने पढ़ाई में फोकस नहीं किया 2 साल बहुत अनफोकस हो गया बिल्कुल। और आपने साइकिलिंग में फोकस किया और एटलस का बुक पूरा रट लिया। एटलस फिर आपने कैसे किया? पढ़ाई का ध्यान नहीं दे रहा? वो मैं इस क्षेत्र में फोकस किया। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने साफ हटा दिया, फोकस रहा, लेकिन जो फोकस है ना 50 एक तरह से 60-30 बोल सकते हैं। 60-40, 60% मेरा जो था वो साइकिलिंग पे था, तो 40% मेरा स्टडी पे था। तो इस तरीके का रहा। तो धीरे धीरे अपने आप को प्रिपेयर कर लिया। फिर मैं जब 10th पास आउट हुआ, अच्छे नंबर नहीं आए थे, ऐसे डांट पड़ी थी, अच्छी खासी डांट पड़ गई थी। तो मैंने पेरेंट्स से बोला कि देखो मैंने पढ़ाई तो किया नहीं है, जो मेरा परिणाम था वो मेरे सामने है और अब मैं अपने सिटी में तो रह के नहीं पढ़ाई करूँगा, क्योंकि अब मुझे कुछ अलग करना है। मैं उनको बता नहीं पा रहा था ये चीज़ें मुझे जो करना है। पहले मुझे दुनिया थोड़ा घूम के देखना था कि दुनिया है क्या। मतलब गोरखपुर कभी अकेले रहा नहीं, तो यहाँ आया, शिफ्ट हुआ, महात्मा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज में एडमिशन कराया और अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू किया। फर्स्ट
फर्स्टली मैंने अपने आप को प्रायोरिटी दिया कि मैं अपने आप को एक्सप्लोर करूँगा, और देन उसके बाद में मैंने जो अपनी जर्नी थी उसको स्टार्ट करने की कोशिश की। वो जो नेशनल हाईवे अयोध्या वाला, अच्छा हाँ, उस पर साइकिलिंग करना शुरू किया। 6 महीने जब तक मेरी हाफ ईयरली एग्ज़ाम नहीं हो गए तब तक मैं उसे प्रैक्टिस करता रहा। अयोध्या तक जाता था, एक दिन में जाके एक दिन में वापस आता था। गोरखपुर से अयोध्या? गोरखपुर से अयोध्या। भाई मतलब इतना एनर्जी कैसे आया कि आप गोरखपुर से अयोध्या साइकिल से निकल जा रहे हो? बिल्कुल, मैं यहाँ सुबह निकलता था, सरयू नदी में स्नान भी करता था, शाम तक वापस आ जाता था। और आप घर पे कैसे मतलब कन्विंस करते थे कि अब मैं घर वालों को पता ही नहीं चला 6 महीने, पता चल गया था बीच में, तो बहुत डांट पड़ी थी। एक जैसे होता ना कि हमारी फैमिली ठीक है, उनके लिए वो पर्सपेक्टिव सही है, क्योंकि उनको बचपन से उनको सिखाया गया है पढ़ाई लिखाई करो, इसमें ही जो तुम्हारा भविष्य है वो है। उनको नई चीज़ें नहीं पता है, तो हम उनको कुछ कह भी नहीं सकते कि आपने क्यों हमको सपोर्ट नहीं किया, नहीं कह सकते, बिल्कुल हमारा हक ही नहीं बनता है, क्योंकि उनको नहीं पता है भाई, नहीं पता तो नहीं पता है, सिंपल। तो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, उनको नहीं पता था, उनको नई चीज़ें उनको अंदर से पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो बच्चों को लेकर बहुत वो होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं कि कुछ गलत ना कर ले, इसके जीवन में कुछ गलत घटित ना हो जाए। तो मैंने अपने आप को प्रूव करने के लिए उनसे अलग हो गया, मतलब पेरेंट्स से मेरे को ब्लॉक कर दिए लोग, पूरे नंबर से लेके हर जगह ब्लॉक कर। पेरेंट्स ने आपको ब्लॉक कर दिया? मेरे को घर पे नहीं बुलाते थे लोग। ठीक है, कितने टाइम तक आपकी बात है? अभी ये पिछले साल की बात है, 6 महीने तक मैं घर से बिल्कुल डिस्कनेक्ट रहा। मेरे फादर से कभी कभी मेरी बात होती थी, मदर से तो बात होती थी, मतलब प्रॉपर कभी कभी बात होती थी। फादर मेरी बात ही नहीं करते थे, क्योंकि गांव वाले भी उनको चढ़ा रखे थे कि ऐसा ये फालतू काम करने निकल गया, हाथ से निकल गया, ये वो चीज़ें चलती हैं। और ये बीटर ट्रूथ है कि गांव वाले जब चढ़ाते हैं ना, बहुत बुरी तरीके से चढ़ाते हैं। हाँ, डेफिनेटली। अपने घर में तो देखेंगे नहीं कभी, पर दूसरे घर में देखने जाएंगे, और जो चढ़ाएंगे वो करेंगे, वो बहुत गंदा काम करते हैं, और एक बहुत बैड इम्पैक्ट जो हमारे पेरेंट्स पड़ता है ना, वो पड़ता है उनका। तो घर का विधि तो ठीक है, पर बाहर का जो आता है वो बहुत कहते ना, बहुत ही ख़राब हो जाता है वो चीज़ें। उसके बाद में मैंने किया ये पेनिसिया हॉस्पिटल आपका सासंग पे है, यहाँ पे गार्ड का जॉब किया। अपनी गार्ड का जॉब भी किया है? गार्ड का जॉब किया करीब 4 महीने। ये गर्मियों की छुट्टी होती, मैं उसमें घर नहीं गया था, और उसके बाद में ड्यूटी किया, कोचिंग पढ़ाया, अपने आप को मतलब मैनेज किया कैसे भी फाइनेंशियली मुझे पैसे आते थे घर से, ऐसी बात नहीं है, बट उतना नहीं आते थे, क्योंकि मतलब अगर मम्मी ने बोल दिया कि बेटे कुछ पैसा दे दो, तो मजबूरी पापा ने दे दिया, वो चीज़ें थी। तो कैसे 6 महीने मैनेज किया, फिर मैं बोला था कि मैं निकलूँगा ऐसे पूरे इंडिया राइड पे, क्योंकि मैं प्रिपरेशन तो उसी का कर रहा था। अच्छा, मेरा टारगेट था कि मैं 17 वर्ष की आयु में पूरा भारत देख के आऊँगा। पहले तो मैं अपने आप को एक्सप्लोर करूँगा, साथ में इंडिया को एक्सप्लोर करूँगा, दोनों चीज़ें मैं करके आऊँगा। और इसको करने के लिए पेरेंट्स मेरे बिल्कुल एग्री नहीं थे। मैंने बहुत समझाया कि मैं कर लूँगा, नहीं कर लूँगा, ऐसे नहीं, एक्टिव नहीं हुए, एग्री नहीं हुए। मैंने अपने प्रिंसिपल के पास गया और उनसे सारी चीज़ें बताया। उसी स्कूल से वो पढ़े हुए हैं, और उसी स्कूल में प्रिंसिपल हैं, वो टीचर रहने के बाद प्रिंसिपल रह चुके, तो बच्चों को अच्छी तरीके से समझते हैं वो। तो फिर मैं सारी चीज़ें बताया, तो उन्होंने परमिशन दिया कि जाओ, हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि स्कूल में एडमिशन था। अगर मैं ये करने आता, स्कूल का सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो एडमिशन कट हो जाता। ठीक है, तो उन्होंने सपोर्ट किया कि मेरा नॉन स्कूलिंग कर दिया। अच्छा, नॉन स्कूलिंग जब हुआ, स्कूल वाले सपोर्ट उसके बाद में मैंने करना शुरू किया, धीरे आगे बढ़ता गया, कारवां बढ़ती गई। जैसे गोरखपुर से निकला तो अयोध्या पहुंचा। मेरे जेब में उस टाइम पे शाम के 4 बज चुके थे, 1 नवंबर की बात है, निकल रहा था जब मैं, तो जेब में कोई 159 रुपये थे, और जेब फ़ोनपे में वही कोई 200-250 रुपये। और हमारा अकाउंट जो है ना, वो टीनेजर अकाउंट है, तो लिमिट हो गया था, वो निकलता भी नहीं। मेरे दोस्तों ने वहाँ पे मदद किया, मेरे खलीलाबाद में रुकने का मदद किया। वहाँ से अयोध्या, मेरे दोस्तों ने अयोध्या मदद किया, और वहाँ पे हनुमानगढ़ी के महंत, रामपड़ी के महंत वो मिले, सपोर्ट किए। और मेरे पेरेंट्स को पता चल गया फाइनली कि मैं निकल गया, क्योंकि न्यूज़ में आ गया। अच्छा, न्यूज़ में आ गया कि महाराज का लड़का ऐसे करने निकल गया। पापा ने फ़ोन किया, क्या नहीं माने मेरी बात। मैं कहा करना है तो करना है। मतलब हट होता ना, हट, मुझे करना है भाई, करना है तो करना है। निकल गया। पेरेंट्स पापा आए, कहते ना, इंसान किसी से नहीं हारता, अपने बच्चों से हार जाता है। ये चीज़ें हार मान के ही हुआ है। और आए लखनऊ में, और वहाँ पे फिर
उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया। अपने पापा भी मेरे रोजगार सेवक हैं, बिठौरा ब्लॉक से अध्यक्ष। कहाँ से? बिठौरा ब्लॉक से अध्यक्ष हैं। अच्छा, अध्यक्ष है। रोजगार सेवक हैं, तो उन्होंने मतलब वहाँ से क्या किया वो कि जो प्रदेश मंत्री कोई होते हैं उनके संगठन के, अच्छा, और क्रांति सिंह जी जो सफाई कर्मचारी विभाग के प्रदेश मंत्री हैं, तो दोनों लोग मिलके मुझे हरी झंडी दिखाए, लखनऊ से फाइनेंशियली भी हेल्प किए, एक मुहिम साथ में ऐड की है। मैं तो सोल्जर्स के लिए निकला था, इन सोलिडेरिटी विद इंडियन आर्मी, कि सारे बॉर्डर पे जाऊंगा, सैनिकों से मिलूंगा। उन्होंने एक मोटिव अवार्ड ऐड किया क्योंकि नगर पालिका के लोग थे, तो पौधारोपण का। अच्छा, पौधारोपण। तो विधानसभा के अंदर पौधारोपण किया, दारुल सभा के अंदर, और वहाँ से फिर निकला, कारवां बढ़ता गया आगे, लखनऊ क्रॉस किया, बारबंग, वहाँ से उत्तराखंड इंटर किया, बारेली होते हुए उत्तराखंड से दीपक रावत सर, वहाँ के कुमाऊँ के वो IPS अधिकारी हैं, DM वगैरह हैं, कुछ ऐसे नहीं, इंस्पेक्टर है शायद। अच्छा, वहाँ के इंस्पेक्टर नहीं यार, कमिश्नर कुमाऊँ के। अच्छा, कमिश्नर से आप मिले थे? वो बहुत फेमस है सोशल मीडिया में, 4-5 मिलियन उनके भी फॉलोअर हैं। उन्होंने भी सपोर्ट किया, दे उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर। पंजाब में जब एंटर किया तो ऐसा प्रॉब्लम हुआ। क्या प्रॉब्लम? मेरे को अटैक हो गया, पहली बार अटैक हुआ पंजाब में? पंजाब में। आई थिंक कश्मीर में हुआ था कि पंजाब में? पहला अटैक पंजाब में हुआ था। पंजाब में? रीज़न मतलब क्या था? रीज़न ये था कि फ्लैग लगाया था साइकिल पे। अच्छा। और उस टाइम खालिस्तान का थोड़ा सा चल रहा था क्राइसिस इंडिया में। हाँ। और उसी टाइम में निकला था मैं, तो उनका यही था कि फ्लैग निकाल लो, बाकी ट्रैवल करो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा फ्लैग क्यों निकालो भाई? उनको, मुझे लगा ना रात के करीब 11 बजे, तो मुझे लगा उनको ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं चल रहा था कि रात में फ्लैग नहीं लगाना है। हाँ। मुझे लगा ऐसा कुछ है। मैंने उनको क्रॉस क्वेश्चन किया कि मैं क्यों नहीं निकाल सकता। वो क्रॉस क्वेश्चन के बदले वो मुझे फाइट से जवाब दिए, मारपीट का वो बात करके, साइकिल को तोड़ दिए, पुलिस का सपोर्ट मिला, धीरे आगे बढ़ता गया। फिर वहाँ से जब ऊपर गया कश्मीर की तरफ, फिर अटैक हो गया अगेन। कश्मीर में? आप पंजाब से कश्मीर निकले? पंजाब से जम्मू वैष्णो देवी का दर्शन किया, वहाँ से कटरा होता है वो ऊपर निकल गया कश्मीर, वाजीगंज से क्रॉस किया, बनिहाल भुंतर, बनिहाल से। उसके बाद में वहाँ जब इंटर किया तो 144 बटालियन आर्मी की मिली मुझे। उन्होंने अलर्ट कर दिया था कि फ्लैग वगैरह मत लगाना क्योंकि आगे दिक्कत है, अभी कश्मीर को सेफ है। अच्छा, सेफ है, ये 370 के बाद हुआ था ना? हाँ, 370 हटने के बाद हुआ था ना? हाँ, ये हटने के बाद सेफ है, बट टूरिज्म के लिए सेफ है। ऐसे फ्लैग वगैरह लगा होगा, अभी माहौल, लोग वही हैं, भले ही शांत हो गए लेकिन लोग तो वही हैं। उन्होंने मुझे बता दिया था, बट मैं कहा कि ठीक है, देखा जाएगा। क्योंकि आर्मी जो है कश्मीर में आप जाओगे तो एक आर्मी यहाँ खड़ी है तो 50 मीटर पे एक आर्मी का और सोल्जर्स खड़े हैं, तो इतनी तो दूरी पे वो सोल्जर्स खड़े रहते थे, तो मुझे मतलब डर नहीं लगता था। लेकिन रात के शाम के 4 बजे वो हट जाते हैं, और हटने के बाद फिर वही चीज़ें हैं, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उतने लेवल पर नहीं होते क्योंकि RR बटालियन चलती है, राष्ट्रीय राइफल चलती है। तो वहाँ पे अटैक हो गया गुलमार्ग के साइड में, फिर उधर से वापस हुआ तो लाल चौक पे अटैक हो गया फ्लैग के ऊपर। तो मेरे को बहुत फियर होने लगा। फिर मैं आर्मी बटालियन में गया, बात किया, तो आर्मी प्रोटेक्शन मिलना शुरू हो गया मुझे कश्मीर में? हाँ, कश्मीर में 49 बटालियन में मैं गया था, 2600 सैनिकों से मुलाकात किया था, और पूरी रात जितनी भी थी बटालियन के साथ गुजारी। यार, मतलब डेफिनेटली तुम कश्मीर में गए, अटैक हुआ, फिर आप बटालियन के साथ, आपने, एक होता है ना लाइफ में कि आप आर्मी वालों के साथ रह के। वो सपना भी था कि आर्मी में जाने का, एक टाइम था, सपना भी था। क्योंकि मेरे गांव, आपको बताया कि जंगल किनारे मेरा गांव है, और गांव के लोग, बच्चे जितने हैं, ट्रैक बना रखे हैं जंगल में दौड़ने उड़ने के लिए। तो कभी वो भी था कि एक बार आर्मी को भी करूँगा। लेकिन होता ना कि आप इतने सारे आर्मी के सोल्जर से मिल के आते हो, बड़े बड़े रैंक के ऑफिसर, उसमें भी बहुत बड़े बड़े पोस्ट के होते हैं, तो आपको जो वाइब आता ना कि मतलब क्या, अभी मैं फिट होता, मेरा पैर टूटा हुआ, हाथ टूटा हुआ, जा ही नहीं सकता ना, तो फिट होता तो ट्राई ज़रूर करता कि एक बार आर्मी में भी अपना वो करूं, लेकिन कर ही नहीं सकता ना। लेकिन वो चीज़ें जो फील करके आया हूँ, जो मतलब एक्सपीरियंस करके आया हूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब वही होता है ना, एक्सपीरियंस, जो मेन चीज़ होती है वो एक्सपीरियंस होती है। तो मतलब तुमने पूरा मतलब हर 28 स्टेट्स किए, तुम्हारे पास अटैक हुआ, तुमको सबसे यादगार मोमेंट क्या लगता है? सबसे यादगार ये पार्ट था, इस 28,000 किलोमीटर का, ये सबसे यादगार मेरा पार्ट था। अगर यादगार देखा जाए, नेचर वाइज देखा जाए, तो आपको जब लद्दाख साइड आप जाओगे, सोनमार्ग से, वो कारगिल से ऊपर आप जाओगे, तो जो नेचुरल वाइब है ना, जो नेचर को पहचानने का तरीका है। ऐसे अब जंगल में तो हर जगह जंगल आप देख रहे हो, कहीं भी देख रहे हो, लेकिन वो होता है ना, एक जगह आप खड़े हो और सामने आपको इतना कुछ हो गया
प्लीज टेक कॉफी। हमने इतना कुछ डिस्कस किया, आपकी लाइफ जर्नी के बारे में जाना, आपने कैसे ट्रैवल किया वो जाना। अब कुछ रैपिड करते हैं, मतलब बिल्कुल। रैपिड क्वेश्चन करते हैं कि आखिर इस जर्नी में रैपिड क्वेश्चन में क्या क्या होगा। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है ना, आपने सोलो ट्रैवल किया है पूरा, तो आपके लिए कौन से ऐसे इक्विपमेंट है जो आपका बहुत साथ दिया? क्या ऐसे इक्विपमेंट हैं जो आप पूरी जर्नी में आपके साथ रहे और आपका बहुत हेल्प किया? और फर्स्टली अगर देखा जाए तो मेरे पास कुछ खास इंस्ट्रूमेंट थे नहीं जब मैं निकला था, क्योंकि मैं बिगिनर था इस क्षेत्र में। मेरे कैंपिंग टेंट का बहुत सहयोग रहा, क्योंकि जहाँ पे रात को लेगा जगह नहीं मिला। ऐसे ये होटल रेस्टोरेंट है तो मैंने यहाँ पे इजाजत लिया, चाय पीने के लिए रुक गया और यहाँ पे पूछ के कैंपिंग कर लिया। गार्ड वगैरह रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, आपको परमिशन मिल जाती थी? कहीं कहीं पे रेयर केस में मिल जाता था, नहीं भी मिलता था, पेट्रोल पंप पे पूछ के परमिशन लेके कर दिया। तो फर्स्टली कैंपिंग टेंट, हाँ, सेकेंड योगा मैट, जो कि मुझे सोने में भी काम आता था और सुबह योगा करने में भी काम आता था। और कहीं छाँव देख के धूप हुआ तो बैठने में भी काम आता था। थर्ड थिंग ये था कि मेरा कैंपिंग स्टोव, जो कि भूख लगने पे मुझे खाना बना के देता था। भले पैसे लगते थे उसमें, कैन बहुत जल्दी खत्म होता है, लेकिन हाँ खाना जो बनता था उस पर बहुत जल्दी बन जाता था। अच्छा, उसमें स्टॉप। हाँ। और एक मेरा मल्टीपल नाइफ था, जिसमें कुल्हाड़ी है, उसमें कई तरह के अच्छा, मल्टीपल जो इक्विपमेंट वो उसमें आते हैं वो है। एक पेपर स्प्रे हो गया, जो कि मुझे कभी कभी छीना झपटी भी बहुत हुए हैं। अच्छा, रास्ते में? हाँ, तो उसका यूज मैंने बहुत बार किया है, मार के भाग जाता है। तो ये सारी चीजें, मतलब ये 4-5 इक्विपमेंट तो होने चाहिए। अगर कोई जा रहा है ट्रैवल पे तो 4-5 इक्विपमेंट होने चाहिए। और साथ में साइकिल से अगर ट्रैवल करते हो तो साइकिल का पंचर किट, और साथ में जो एयर हवा भरने वाला होता है, छोटा सा, इतना छोटा सा आता है, वो रखने बिल्कुल जरूरी है। ये भी सही है, साइकिल से करो क्योंकि पंचर हुआ तो आप कहाँ बनाओगे, ये सिंपल सी बात है। आपने इतना 28 स्टेट्स में ट्रैवल किया है, सबसे पसंदीदा आपको स्टेट कौन सा है? मतलब सबसे अलग सा, सबसे खूबसूरत स्टेट कौन सा है? वैसे देखा जाए तो सारे स्टेट में अलग अलग अनुभूतियाँ हैं, अलग अलग प्रकार के कल्चर हैं, लेकिन अगर कुछ अलग देखना है तो आप थोड़ा राजस्थान विजिट करो, गुजरात विजिट करो, और उससे भी ट्रेडिशन जाना है तो साउथ इंडिया तो पूरा पड़ा है, क्योंकि उनका ट्रेडिशन ही अलग है। आपसे आप देखोगे वो अपने कल्चर को लेके बहुत प्रायोरिटी देते हैं, बहुत फॉलो करते हैं अपने कल्चर को। फर्स्ट कल्चर को रखते हैं, बाद में अपने आप को रखते हैं, ठीक है। तो साउथ इंडिया का कल्चर इनक्रेडिबल है। और खाने पीने की बात की जाए तो राजस्थान गुजरात तो, मतलब खाने में राजस्थान गुजरात, अरे मेरे को बहुत पसंद आया, मैं तो मोटा हो गया था उधर। अच्छा, राजस्थान गुजरात में? अरे पूरा मतलब खाने में अगर कोई इंडिया में जहाँ घूमना चाहता है तो राजस्थान और गुजरात, वो खाना आपको भरपेट, पूरा इतना बड़ा थाली होता है, कई प्रकार की सब्जियां होती हैं मस्त, उसमें रोटी होता है, दाल बाटी चूरमा होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, आपने ट्रैवल किया, आप बहुत लोगों से मिले। अगर मान लो आपसे एक होता है ना कि अगर आप किसी को सजेशंस दो, या कोई आपको देख के इस पॉडकास्ट को देख के कोई किसी अंदर से आया कि मुझे भी अब पूरा इंडिया ट्रैवल करना है, साइकिल से मुझे भी करना है, या मुझे क्या पता मुझे वॉक करके करना है, किसी तरीके से, तो क्या सजेशंस होंगे कि आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए और क्या चीज़ें हैं कि मतलब ये तो संभाल रखना चाहिए आपको? और फर्स्टली आपका वाई क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप क्यों करना चाहते हो, क्या उससे आप अपने आप को अपने उसी फील्ड में रहना चाहते हो, या अपने एक ड्रीम है उसको पूरा करना चाहते हो। वाई क्लियर होना चाहिए, क्यों करने जा रहे हो। अगर आपका वाई क्लियर होता है, मेरे हिसाब से वाई क्लियर हो जाता है, तो डेफिनेटली आपको किसी से पूछने की जरूरत है नहीं, कुछ भी आप कर सकते हो। अगर आपका वाई क्लियर नहीं हो रहा है तो नहीं कर पाओगे। मतलब पहले तो पता होना चाहिए कि आप क्यों ट्रैवल कर रहे हो, और दूसरा ये होना चाहिए कि क्या इक्विपमेंट, मतलब इक्विपमेंट में क्या होना चाहिए, मतलब जैसे आपने बताया कुछ इक्विपमेंट बताया आपने, और क्या ऐसी स्किल्स, उनकी पर्सनल स्किल्स हैं जो उनको ध्यान देनी चाहिए। और पर्सनल स्किल्स में अगर देखा जाए तो फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको इतना लंबा सफ़र तय करना है तो फिजिकली आप अपने आप को, फिजिकली और मेंटली, हाँ, दोनों बड़ी बात मेंटली होती है। डेली मैं अभी तो नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत बिजी चल रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक और अभी आपको बताऊँगा जो जर्नी है उसके लिए मैं बहुत प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मेडिटेशन नहीं कर पा रहा हूँ, योगा नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, रनिंग कर लेता हूँ, शाम को रात में कर लेता हूँ। अभी आप देखो मैं आपके पास ही बैठा हूँ, मुझे महाराज यहाँ से 70 किलोमीटर दूर जाना है, तो मैं कहाँ कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। सुबह 6 बजे का आया हूँ यहाँ पे, तो अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपको किसी बड़े ट्रिप पे, बड़े जर्नी पे, जो कि एक आरामदायक जर्नी नहीं है अगर, तो मेंटली और फिजिकली फिट होना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आपको हर जगह के अलग अलग तरह के पानी मिलेंगे, खाने मिलेंगे। तो मुझे जहाँ तक लगता है ये 2 चीज़ें
बिल्कुल प्रिपेयर होना चाहिए। हाँ मतलब अगर भाई तुम कुछ ट्रैवल करना चाहते हो, कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, तो पहले तुम्हें मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए और फिजिकली फिट होना चाहिए, तभी तुम ऐसा सोचो। आपने मतलब बताया कि हाँ ठीक है, बट एक और चीज़ आता है कि किसी ने सोच लिया कि मुझे ट्रैवल करना है, बट एक फाइनेंशियल चीज़ें आ जाती हैं यार। सब कहीं भी आप यार कुछ भी करना चाहते हो, बिजनेस या कुछ भी, आपने फाइनेंस कैसे मेंटेन किया? यार इंडिया को घूमने में पैसे मुझे जहाँ तक लगते हैं नहीं लगते। नहीं लगता। गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, टेम्पल्स हैं, भंडारे हो रहे हैं। इंडिया को घूमो यार, इंडिया फ्री में घूम सकते हो पूरा। मैंने घूमा है, मैंने पूरे इंडिया को घुमाया, मेरे को पता है। आप फ्री घूम सकते हो विदाउट बजट, कुछ नहीं है जेब में। 159 रुपये निकला था घर से, भिखारियों की तरह। और फील करो ना, जो रोड पे सोते हैं उनको फील करो आप। जब आप उनको फील करना शुरू कर दोगे ना कि वो कैसे सोते हैं, उनका सुबह का खाना तो है, शाम का खाना नहीं है, फिर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके अंदर ऐसा मोटिवेशन आएगा ना। लोग कहते हैं मोटिवेट कहाँ से होते हो, खुद से मोटिवेट होना शुरू कर दो यार। ये माइंडसेट जो होता है ना, ये माइंडसेट अब मैं सोच के देख रहा हूँ, मतलब ऐसे माइंडसेट लेके आपने, मतलब ये इंडिया की खूबसूरती भी यही है कि आप यार बिना पैसे के पूरे ट्रैवल कर सकते हो, और हम एग्जांपल हमारे सामने है। मैंने घूमा है, मेरे को पता है। अगर मैं ट्रैवल नहीं किया होता तो शायद लगता कि यार पैसे लगते होंगे, ये वो लगते होंगे। आप करोड़ों रुपया रख लो, आप प्रिपेयर नहीं हो तो नहीं घूम सकते। आपके पास कुछ बजट नहीं है, लेकिन आप अगर प्रिपेयर हो ना, जा सकते हो। सदगुरु को आप फॉलो करो, उन्होंने भी ट्रैवल किया है, भले ही वो बाइक से ट्रैवल किए हैं, लेकिन उनकी पहली की यात्रा देखो, पैदल यात्रा की है वो। अरे इंडिया में बहुत कुछ है ऐसा। इंडिया एक कहते हैं जननी है, यहाँ से जन्म लेता है सारी चीजें और आगे जाके विकसित होता है। अब मतलब इसके बाद, अब जैसे आपने बताया कि आप ट्रैवल, मतलब इसके आगे का क्या प्लान है? आपने मतलब आप रिकॉर्ड आपने बना लिया, इसके बाद मतलब इसके बाद क्या सोचा है आपने, क्या आप करना चाह रहे हो? आपने ट्रैवल तो कर लिया पूरा इंडिया, अब आपका आगे का क्या प्लान है? देखिए, मैं बता दूं, मैं रिकॉर्ड जो बनाया, मेरा ऐसा कोई इरादा तो नहीं था एक रिकॉर्ड करने का। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने कुछ लोगों को फॉलो किया था और रिकॉर्ड करते गया। ये मेरा प्लस पॉइंट था कि मैं अपनी जर्नी को स्टवा में रिकॉर्ड करते गया, और हर एक टोल टैक्स पे या पुलिस स्टेशन पे साइन कराते गया, जिसके थ्रू मेरा रिकॉर्ड डिक्लेयर हो गया। मेरे पास प्रूफ था कि मैंने ट्रैवल किया है। अच्छा, मतलब ये चीजें बहुत सही है कि आपने हर चीज रिकॉर्ड करना है तो आपके पास प्रूफ होनी चाहिए। स्टवा अकाउंट कर लीजिए। उसके बाद में आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि आप यहाँ ट्रैवल किए हो, कुछ फोटोग्राफ्स होने चाहिए कि आप यहाँ गए हो, विटनेस होना चाहिए। विटनेस आप किसको बना रहे हो, उस बंदे के ऊपर ट्रस्ट करो जो आपको पूरी तरीके से जाना हो पूरी जर्नी में, तो एक विटनेस आप तैयार रखो। ठीक है। आपके पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा, कि आप क्या मानते हो कि इस पूरे जर्नी में सबसे बड़ा चैलेंज आप किसको मानते हो? अगर देखा जाए सबसे बड़ा चैलेंज जर्नी की, तो सबसे चैलेंज था कि अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना। क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस नहीं आता तो मैं शायद नहीं कर पाता। क्योंकि मैं जिस टाइम इस बात को सोचा था करने के लिए, आप अभी मैं 18 साल का हूँ, तो आप मैं 8th क्लास में था, यानी कि मैं जब 14 साल का था तब मैंने सोचा था ये चीज़ें। 14 साल की उम्र में? 14 साल की उम्र में मैंने प्लानिंग किया था मुझे ये करना है। तभी लोग बोलते हैं कि आप किसी जर्नी पे जाने से पहले, कोई भी जर्नी हो उसके पहले आप प्लानिंग होती है, सब बेस मजबूत होता है ना। हाँ, बिल्डिंग अगर खड़ी करनी है तो बेस मजबूत करनी पड़ेगी। और 14 साल की उम्र में, हाँ ठीक है, आजकल के बच्चे, मतलब आज के जो जनरेशन है ना, बहुत स्ट्रांग है, बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत नॉलेजेबल है। और हमारे टाइम पे वो रिसोर्सेस नहीं रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि मेरे पास ये जो फ़ोन है ना, ये फ़ोन नहीं था, सैमसंग M30 था। वो भी मुझे कोरोना काल में जब ऑनलाइन क्लासेस हुए तब मिले। अच्छा, मतलब उसमें मतलब उसके पहले मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था, बट आपने ये प्लानिंग कर ली थी। मतलब हमें दिखता है कि आपने 1 साल में ट्रैवल किया, बट ये 1 साल में नहीं हुआ, ये हुआ 6 सालों में। बिल्कुल, मैंने बताया ना आपने 5 साल की प्लानिंग की, फिर जाके 1 साल में हुआ। आपको बताया कि मैंने एटलस को पढ़ लिया था। अच्छा, अगर मेरे पास रिसोर्सेस रहे होते तो मैं ऑनलाइन गूगल मैपिंग करता। एटलस पढ़ता ही नहीं, इतना डिटेल नॉलेज नहीं रहता, डिटेल में जाता नहीं। और जरूरी भी था कि डिटेल में जाना। अपने भारत के, अगर मुझे कुछ नहीं पता तो उसके बारे में बुक खरीद के लाता था, मैप खरीद के लाता था, उसको पढ़ता था। तो इतना डिटेलिंग करके उसको मैंने जाना, तो रिसोर्सेज ना होना भी जरूरी था उस टाइम पे, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा उससे। हाँ, कभी कभी होता है ना कि अगर कुछ चीज़ आपके पास नहीं है तो उससे बेटर आपको कुछ मिलेगा। अच्छा, तो मतलब एक और क्वेश्चन आता है बहुत अच्छा किसी दिमाग में, कि आपने इतना लंबा ट्रैवल किया, मतलब इट्स लाइक पूरा ऑल इंडिया ट्रैवल किया, तो कुछ अनजान लोग मिले होंगे, उसमें से कोई एक ऐसे इंसान के बारे में बताइए जो मतलब बहुत मेमोरेबल रहा हो, मतलब वो इंसान आपके लिए बहुत मेमोरेबल रहा हो।
रखने वालों करते हैं। अगर मेमोरीज देखा है तो मेमोरीज पूरे इंडिया की रही है। अपना इंडिया जो कहता है इनक्रेडिबल इंडिया है, अखंड कल्चर है अपने भारत की, संस्कृति इतनी अच्छी है कि आप इसको वर्डों में आप नहीं बोल सकते कि कितना अच्छा है। लेकिन अगर गुड मेमोरीज की बात की जाए कुछ इंडिविजुअल लोगों की, तो बहुत सारे लोग मिले, मतलब ऐसे काउंटेबल इंडिविजुअल कोई नहीं है कि ऐसा एक बंदा आया ऐसा मिलके। तो अगर एक बंदे का नाम लूंगा तो सबका बेइज्जती हो जाएगा यहाँ पे भी है, ठीक है। तो सपोर्टिव लोग मिले, निगेटिव लोग भी मिले। निगेटिव, हाँ, किसी भी जगह पे पॉजिटिव के साथ निगेटिव भी होते हैं। बिल्कुल। जब मैं घर से निकला था ना, तो सबसे पहले ही निगेटिव लोग मेरे गोरखपुर में ही मिल गए। क्या फालतू काम करने जा रहे हो, इससे क्या फायदा होगा, स्टडी फोकस करो, ये करो वो करो। अरे भाई, मैं कहता हूँ सिंपल सी बात बोलता हूँ, अगर मुझे कुछ करना है अलग हटके, तो आप क्यों, अगर मेरा सपोर्ट नहीं कर सकते हो, टांग पर ये क्यों खींच रहे हो? टांग खींचने वाले लोग भी आते हैं, इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अगर मैं माउंट एवरेस्ट जा रहा हूँ तो उसके पीछे मेरा कुछ ना कुछ एजेंडा है, कुछ ना कुछ है कि मैं उसको करने के बाद ये चीजें करूंगा। माउंट एवरेस्ट जा रहा हूँ तो इसके पीछे कुछ ना कुछ है कि माउंट एवरेस्ट करने के बाद मैं सिंगापुर राइड करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो ये सारी चीजें मेरी प्लानिंग है। आप प्लानिंग तो जाने नहीं, आप आगे टांग खींच दिए। ये लोग टांग खींचने वाले मिलते हैं, लेकिन उनसे मैं सबको, सारे व्यूअर्स को कहता हूँ कि उनसे आप सीखो। वो टांग किस तरीके के खींच रहे हैं, वो क्या बताए, वो आपकी कमियों को बताएंगे। वो कभी आपको ये नहीं बताएंगे कि आपका ये प्रॉफिट है, वो आपकी कमियों को बताएंगे। कमियों को इम्प्रूव करो, सिंपल। ये सही था कि आप कमियां सुनो, आप कुछ कमियां ऐसी रखती जो रियलिटी में है उसको सुधारो, बिल्कुल, और जो बकवास चीज को रिमूव कर। बिल्कुल, ये सही था। मैं वो चीजें फॉलो किया पूरे राइड में। निगेटिव लोग जितने आए, उनके निगेटिव जो चीजें थी उनको पहले देखा, और उसको अपने अंदर झांक के देखा कि यार मेरे अंदर ये कमियां हैं कि नहीं है। बंदा क्यों बोल के गया, कुछ तो पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि वो मुझे बोल के गया कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम क्यों कर रहे हो, ये फालतू काम है। क्यों फालतू है? मैंने उस पर ध्यान दिया, उसको तो इग्नोर कर दिया, उसको वही सुना वही भुला दिया, उस इंसान को भी भूल गया वो कौन था। लेकिन उसकी बातों को मैंने रखा, उसकी बातों को सहेज के रखा कि उसकी बातें क्यों गलत है, मेरे प्रति क्यों वो गलत बोल के गया, और उस चीज़ को मैं सुधारा। और दैट्स वाई मैं पूरे इंडिया को ट्रैवल किया इतनी छोटी सी एज में। इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी डिक्लेयर कराया। इसके लिए कांग्रेचुलेशंस आपको वंस अगेन, कि यार ऐसे रिकॉर्ड्स बनाना कोई ऐसे छोटा मोटा काम नहीं कि यार आप इतनी कम उम्र में ऐसा रिकॉर्ड बनाते हो, आपको एक जगह से सर्टिफाइड मिलता है। तो यार जैसे मैंने सेम चीज़ पूछी कि आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान यही है, माउंट एवरेस्ट। अभी फिलहाल 15 अप्रैल को जा रहा हूँ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबमिट नहीं है, हाँ, कैंप, बेस कैंप, और बेस कैंप से एक साइड में जाता है रास्ता, काला पत्थर से, काला पत्थर। तो वहाँ तक अभी तक 18 ईयर्स ओल्ड में कोई नहीं पहुँचा है साइकिल से। नो वन पहुँचे हैं लोग, 2 लोग पहुँचे हैं, जो कि मतलब यंगेस्ट, मतलब क्या बोलते हैं, एज लिमिट उनका बहुत ज्यादा है, 26 ईयर्स ओल्ड है। अच्छा, 26, मतलब एजेड लोग हैं वो। आप अब मैं 18 ईयर्स ओल्ड में पहला लड़का जा रहा हूँ। तो चैलेंजेस मेरे लिए हैं, बट अगर कर दिया तो यंगेस्ट बॉय इन द वर्ल्ड हु क्लाइंब माउंट एवरेस्ट बेस कैंप एंड काला पत्थर। और वो भी साइकिल से? वो साइकिल से। आप पहाड़ों पे साइकिल चलाओगे कैसे? उसमें 2 चीजें हैं, लुकला, काठमांडू टू लुकला फ्लाई करना पड़ेगा। अदरवाइज अब मैं देखूंगा रूट, अगर अच्छा रहेगा तो मैं ट्राई करूंगा साइकिलिंग करके जाऊं, ठीक है। और कुछ जगह ऐसे है जहां आपको साइकिल टो करके ले आना पड़ेगा, टांग के ले जाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ जगह ऐसे जहां चला सकते हो। पर फिर भी यार माउंट एवरेस्ट के आसपास कहीं भी जाना, वो भी साइकिल से, लाइक इट्स अ बिग डील। मतलब बिग क्या, बहुत किसी ने किया ही नहीं है यार, तो ये सबसे बड़ी बात है। जब किसी ने किया ही नहीं और तुम करने जा रहे हो, वही चीजें हैं। और तुम्हारी एज का तो कोई गया ही नहीं। नहीं भाई, कहा 26 साल और तुम 18 साल के, तुमने सोच लिया मुझे यार। मतलब ये माइंडसेट या प्लानिंग, ये माउंट एवरेस्ट वाला प्लान कहाँ से है आपके पास? जब आप कुछ करते हो ना, एक चीजें आप डिसाइड करते हो, उसको कंप्लीट करते हो, तो ऑटोमेटिकली 50 चीजें आने लगती हैं आपके दिमाग में, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। लेकिन होता ना कि आपके ऊपर एक होना चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे सभी चीजें नहीं करनी है, किसी एक चीज को फोकस करना है, उसको करना है। और वो चीजें मैं करता हूँ और करता रहूंगा। एक चीज़ों को पकड़ता हूँ, उसको जब तक करने लेता हूँ, छोड़ता नहीं, तो उसमें लगे रहते हो। मतलब यार आगे का प्लान, मतलब तुमसे क्या, मतलब जब मैं सुनो ना यार माउंट एवरेस्ट, मैं पॉडकास्ट में बैठा हूँ ऐसे बंदे के साथ जिसने पूरा इंडिया ट्रैवल किया साइकिल से, और अब उसका प्लान है माउंट एवरेस्ट पे साइकिल से जाने का।
हाँ, तो बस मैं बोलूँगा बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। और जो भी मतलब हेल्प हो सके, मतलब गॉड हुआ चाहे कोई भी हुआ, जो भी हेल्प हो वो ऑटोमेटिक तुम्हारे पास जाए, थैंक यू और तुम आगे और ट्रैवल करो और अच्छे जाओ। लाइक बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। एंड दिस पॉडकास्ट वाज द बेस्ट पॉडकास्ट। मैंने ऑनलाइन पॉडकास्ट किया है, बट दिस पॉडकास्ट मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है जो मेरा ऑफलाइन हो रहा है। हम दोनों सामने बैठे हैं और हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे इस पॉडकास्ट के लिए, बट क्या होता है ना कि अगर आप कोई चीज करना चाहो, अभी मेरे दिमाग में था क्या पॉडकास्ट हो पाएगा कि नहीं, हमने प्लेसेस को सर्च किया, बट लाइक देखो कितना अच्छा होता है ना, अगर आपकी सोच अच्छी हो तो कितना अच्छा पॉडकास्ट होता है। और मैं इस पॉडकास्ट को सबसे पहले देखूंगा और आप देखो, क्योंकि यार एक होता है ना मेमोरीज एंड जो चीजें होती है बहुत अच्छी कनेक्ट करती है। इंसान कहते हैं ना, इंसान चला जाता है, रह जाती है तो केवल मेमोरीज। हाँ। आज के जमाने में, पहले के जमाने में कहते हैं लोग रह जाता है यादें, हाँ, तो यादें नहीं है, अब मेमोरीज जाती हैं। अब सोशल मीडिया का जमाना है, तो ये जो मेमोरीज है, हम रहे ना रहें, ये रहेगा, हमेशा रहेगा। बेस्ट है। थैंक बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। मजा आया आपके इस पॉडकास्ट से, बहुत अच्छा।